दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKYPK पे। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में या गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? गुप्त वंश के बारे में, ठीक है ना। जो ये गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य थी, इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना श्री गुप्त ने करी थी। किसने करी थी? श्री गुप्त ने करी थी। कब करी थी? 240 ईसा में। 240 ईसा में। और जो श्री गुप्त था, इनका जो राज्यकाल था, जो इनका काल था, वो कब से कब तक था? 240 से लेके 280 ईसा तक इन्होंने क्या किया? राज किया था। 240 से लेके 280 ईसा तक इन्होंने राज किया था। जो श्री गुप्त थे, इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? घटोत्कच हुए। कौन हुए? घटोत्कच हुए। घटोत्कच इनके उत्तराधिकारी हुए। और घटोत्कच कब राजगद्दी पे बैठे? 280 में राजगद्दी पे बैठे। और कब तक राजा रहे? 280 से लेके 320 तक राजा रहे। जो गुप्त वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये कब राजगद्दी पे बैठे? ये 320 ईसा में राजगद्दी पे बैठे। और ये कब से कब तक राजा रहे? ये 320 से लेके 320 से लेके 335 ईसा तक राजा रहे। ठीक है ना। तो मतलब पहले जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त कब राजगद्दी पे बैठे? 240 पे। और ये कब से कब तक राजा रहे? 240 से लेकर 280 ईसा तक। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ है? घटोत्कच। ये कब से कब तक राजगद्दी पे बैठे? 280 से लेकर 320 तक। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये कब गद्दी पे बैठे? 320 में। अरे कब से कब तक राजा रहे? 320 से लेकर 335 तक राजा रहे। और जो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है ना। और इसके बाद जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। और ये कब राजगद्दी पे बैठा? ये 335 ईसा में राजगद्दी पर बैठा। जो समुद्रगुप्त था, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का क्या बोला जाता है? नेपोलियन। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने 9 आर्यवर्त और 12 दक्षिणवर्तीय राजाओं को हराया था। और इसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है ना। और यह समुद्रगुप्त है, इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? कविराज से भी जाना जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। ऐसा कौन सा राजा था गुप्त वंश का जिसको कविराज के नाम से जाना जाता था? तो उसको समुद्रगुप्त को जाना जाता था। और ये मतलब एक कवि भी था और एक मतलब संगीत प्रेमी भी था। इस ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं उस पर इसको एक वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगीत प्रेमी भी था। और इसने किसकी उपाधि थी? विक्रमक की उपाधि धारण की थी। विक्रमक की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है ना। इसने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमक की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त था, इनका राज्यकाल कब से कब तक था? 335 ईसा से लेके 380 ईसा तक इनका राज्यकाल रहा। ठीक है ना। और इन्होंने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है ना। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय इनका उत्तराधिकारी हुआ। और चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा?
ये 380 ईसा में राजगद्दी पे बैठा। और कब से कब तक राजा रहा? 380 ईसा से लेके 415 ईसा तक राजा रहा। और जो चंद्रगुप्त था, इन्होंने शंको को पराजित किया। किसको पराजित किया? शंको को पराजित किया। और कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। विक्रमादित्य की, ठीक है ना, दित्य की उपाधि धारण की, ठीक है ना, इनको विक्रमादित्य की उपाधि। और सबसे आज तक जो भारत में कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुआ है। और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन हुआ है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने ये उपाधि किसको हरा कर ली? शंको को हराकर ये उपाधि धारण की। और उन्होंने जब शंको को हराया तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के जारी किए, जिसको हम क्या बोला जाता था? रूपक बोला जाता है। रूपक इनको बोला जाता था। और जो सोने के सिक्के होते थे, सोने के सिक्कों को क्या, सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दिनार। यानी कि जो चांदी के सिक्के होते थे उनका रूपक बोला जाता था, और सोने के सिक्कों के क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। ठीक है भाई। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। कौन हुआ? कुमारगुप्त इसका उत्तराधिकारी हुआ। और कुमारगुप्त कब गद्दी पे बैठा? ये 415 ईसा में गद्दी पे बैठा। और जो कुमारगुप्त है, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, उसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुमारगुप्त को ही जाता है। और कुमारगुप्त कब से कब तक राजा रहा? 415 ईसा से लेकर 455 ईसा तक इन्होंने राज किया। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? इनका उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त इनका उत्तराधिकारी था। और जो स्कंदगुप्त था, ये कब राजगद्दी पे बैठा? ये 455 ईसा में गद्दी पे बैठा। और इनका राज्यकाल कब से कब तक था? 455 से लेकर 467 ईसा तक इनका राज्यकाल था। और जो गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त इनका अंतिम शासक था। अब हम बात करते हैं गुप्त वंश की प्रशासनिक इकाई के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्रशासनिक इकाई के बारे में। जो गुप्त वंश में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को क्या बोला जाता था? देश बोला जाता था। क्या बोला जाता था? देश बोला जाता था। उसके नीचे क्या होता था? उसके नीचे विश्व होता था। क्या? विश्व इनके नीचे होता था। ठीक है ना। और विश्व को, जो विश्व के प्रधान को क्या बोला जाता था? विषयपति बोला जाता था। विषयपति इसके प्रधान को बोला जाता था। और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। और ग्राम के प्रधान को क्या बोला जाता था? ग्रामिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ग्रामिक बोला जाता था। और जो राजस्व प्राप्त करते थे, यानी कि जो टैक्स था, वो कितना था? वो कुल लागत का 1/4 से लेके 1/6 तक होता था। 1/4 से लेकर 1/6 तक होता था। ठीक है ना। और जो गुप्त वंश था, इसमें सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी गई थी। कौन सी मुद्रा जारी करी गई थी? स्वर्ण मुद्रा जारी करी गई थी। और जो सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। क्या बोला था? दिनार। और चांदी के सिक्कों की क्या बोला जाता था? रूपक बोला जाता था। और जो ये गुप्त वंश थे, ये किसके उपासक थे? ये भगवान विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। और जो भी भारत में मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ है, वो किस वंश में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। जो भी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जो पुराने मंदिर है, वो किस काल के बने हुए हैं? गुप्त काल के बने हुए हैं। यानी कि जो मंदिर बनाने की कला थी, वो गुप्त काल से स्टार्ट होती थी। और गुप्तकालीन जो मंदिर है, वो किसके ऊपर बनाए गए थे? एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाए जाते थे। पहले इन मंदिरों के शिखर नहीं होते थे, लेकिन जो बाद में जो मंदिर बने, उनमें क्या होने लगे? शिखर होने लगे थे। ठीक है। और इनका जो इनका गुप्त वंश के जो राजा थे, इनका जो ध्वज में जो चिन्ह था, जो राज्य का प्रतीक था, वो क्या था? गुरुड़ था। और गुरुड़ के क्या होता है? जो भगवान विष्णु का वाहक होता है, यानी कि जिसपे भगवान विष्णु सवारी करते थे, वो क्या होता था? गुरुड़ होता है। और गुरुड़ इनका गुप्त वंश के राजाओं का ध्वज चिन्ह होता था। ठीक है, क्या होता था? ध्वज चिन्ह होता था। जैसे कि हम बात करें
जो ये गुप्त वंश है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता था। स्वर्ण युग बोला जाता था। जो गुप्त वंश है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता था। क्यों क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसी काल में सबसे अधिक साहित्य सांस्कृतिक का विकास हुआ था। साहित्य और संस्कृति का विकास होने के कारण इस युग को क्या बोला जाता? स्वर्ण युग बोला जाता था। और जो गुप्त वंश था इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा संस्कृत होती थी। कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत इनकी आधिकारिक तौर पे भाषा होती थी। और वैष्णव इनका धर्म होता था। तो इनका आधिकारिक राजधर्म कौन सा होता था? वैष्णव होता था। वैष्णव क्यों होता था? क्योंकि ये भगवान विष्णु के क्या होते थे? उपासक होते थे। और इनका ये राजधर्म या राज्य धर्म था। और इनकी राज्य भाषा या आधिकारिक भाषा कौन सी होती थी? संस्कृत होती थी। ठीक है ना। हम जैसे बात करें, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए हैं। कौन हुए हैं? कालिदास। इनके ही मतलब काल के या इनके ही समकालीन थे। और कालिदास ने कौन सा लिखा था? अभिज्ञान शकुंतला लिखा था। क्या लिखी थी? अभिज्ञान शकुंतला लिखा था। और उसमें उन्होंने राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया हुआ है। ठीक है ना। और अभिज्ञान शकुंतला एक ऐसा ग्रंथ है जिसका मतलब यूरोपियन भाषा में अनुवाद किया गया है। और दूसरा ग्रंथ कौन सा था? भगवत गीता था। कौन सा था? भगवत गीता था। और इन्हीं के काल में आर्यभट्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? आर्यभट्ट। ठीक है ना। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में हुए हैं, जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और उसके कार्यकाल के बारे में। तो हमने इसके में पढ़ा आज किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में। जो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी गुप्त वंश के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वाक्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।